अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम। धान की नर्सरी तैयारी पर जानकारी भाग 2। कपास की वैज्ञानिक तरीके से बुआई तकनीक पर जानकारी। बकरियों में घेंघा की समस्या एवं उसका समाधान। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने धान की उन्नतशील प्रजातियां, बीज दर तथा गीली एवं श्रीविधि नर्सरी तकनीकी के बारे में जाना। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए जानकारी लाए हैं धान की सूखी और मैट नर्सरी के बारे में इस खास प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, कल के अंश में धान स्वस्थ नर्सरी के तहत गीली नर्सरी एवं श्रीविधि तकनीक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। आज उसी अंश को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे धान की शेष नर्सरी तकनीकों के बारे में। आइए पहले जानते हैं सूखी नर्सरी यानी ड्राई नर्सरी के बारे में। इस विधि में प्राय नर्सरी उन स्थानों पर की जाती है जहां पर सिंचाई की सुविधा बहुत कम रहती है। इसके लिए पहले खेत की 3 से 4 जुताइयां करके उसके बाद पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं तथा खेत में खरपतवार एवं पिछली फसल के अवशेष को निकालकर खेत को पूरी तरह साफ कर देते हैं। इसके बाद कंपोस्ट खाद को अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला देते हैं। तैयार किए गए खेत में 1.25 मीटर चौड़ी, 8 मीटर लंबी तथा भूमि से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लेते हैं। 2 क्यारियों के बीच में 30 सेंटीमीटर चौड़ी जल निकास हेतु नाली छोड़ दी जाती है। इस प्रकार बनी क्यारियों में 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनी कतारों में 2 सेंटीमीटर गहराई पर पहले से भिगोकर अंकुरित किए बीजों की बुआई की जाती है। बुआई के समय ये ध्यान देना चाहिए कि बीज अच्छी प्रकार मिट्टी से ढक जाए। इसके बाद बनी हुई नालियों द्वारा क्यारियों की सिंचाई करनी चाहिए। इस विधि में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बुआई के बाद 4-5 दिनों तक क्यारियों के ऊपर पानी की हल्की परत बनी रहे। डापोक या मैट विधि। धान की नर्सरी बनाने की ये विधि फिलीपींस में प्रचलित है। भारत में इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस विधि में नर्सरी बिना मिट्टी के तैयार की जाती है या मिट्टी एवं गोबर के खाद को मिलाकर पतली परत तैयार की जाती है। इस विधि में नर्सरी पौध 2 सप्ताह में रोपण हेतु तैयार हो जाती है। 1 एकड़ खेत की रोपाई हेतु इस विधि में 10-12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में उचित आकार की पॉलीथीन की चादरें, टाट या बोरे अथवा केले की पत्तियां 5 से 6 सेंटीमीटर ढालू करके फैला दी जाती है। बुआई हेतु बीजों को 10 से 12 घंटे पानी में भिगोकर पुनः छायादार स्थान पर नम स्थिति में रखकर बीजों को अंकुरित करा लिया जाता है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगभग 3 किलोग्राम दर से अंकुरित बीजों को प्लास्टिक की चादर, केले की पत्तियों, टाट, बोरे अथवा पक्के फर्श पर पतली तह के रूप में फैला दिया जाता है। इस विधि में 1 एकड़ हेतु 24 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है।
सामान्यतया फैलाए गए बीज की परत की ऊंचाई 3 बीजों की मोटाई के बराबर होना चाहिए और फैलाए गए बीज को नम बोरे या पुआल से ढक दिया जाता है और दिन में 3 से 4 बार पानी का छिड़काव करके उसे नम बनाए रखना चाहिए। प्रारंभ में इस विधि से बनाई गई नर्सरी की चिड़ियों से रखवाली करनी पड़ती है। बीज अंकुरण के उपरांत नर्सरी क्षेत्र में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी लगातार भरते रहते हैं। इस विधि से तैयार की गई पौध 11 से 14 दिन में रोपाई के योग्य हो जाती है। इस तकनीक में रोपाई के लिए खेत तक नर्सरी पौध को बोरे सहित उठाकर ले जाते हैं और यदि हाथों से रोपाई करनी है तो पौधों को सावधानी पूर्वक अलग कर रोपण करना चाहिए और यदि पेडी ट्रांसप्लांटर से रोपाई करनी है तो उसके फ्रेम के आकार की नर्सरी चटाई को काटकर ट्रांसप्लांटर फ्रेम पर रखकर रोपाई करते हैं। इस विधि से तैयार नर्सरी से श्रम एवं पूंजी की बचत होती है। इस विधि में उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना पड़ता। डापोक विधि से तैयार की गई नर्सरी पौध यदि 2 सप्ताह तक रोपाई नहीं की गई तो पौधे सूखने लगते हैं क्योंकि पौधों के पोषण के लिए खाद उर्वरक उपलब्ध नहीं होता। रोपाई करते समय 3 पौधों को एक स्थान पर रोपण किया जाता है, जबकि अन्य विधि से तैयार की गई पौध में 2 पौधे लगाए जाते हैं। पेडी ट्रांसफर से रोपाई करने हेतु डपोक विधि में कुछ नए सुधार किए गए हैं, जिसके तहत लकड़ी के फ्रेम में नर्सरी उगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले नर्सरी बेड को तैयार करते हैं एवं तैयार बेड पर पॉलीथीन शीट को बिछाते हैं। उसके बाद लंबी आकार की एक समान खानों वाली लकड़ी को फ्रेम पर बिछा कर रखते हैं। फिर लकड़ी फ्रेमों में मिट्टी को भरते हैं। उसके ऊपर से समान रूप से धान के बीज डालते हैं। इसमें प्रति एकड़ रोपाई हेतु 25 किलो की आवश्यकता पड़ती है। बीज बुवाई की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करते हैं। इस विधि से तैयार नर्सरी को 16 से 20 दिनों के अंदर रोपाई हेतु उपयोग करना चाहिए। अभी हाल के 4 से 5 वर्षों में नर्सरी डालने के लिए ट्रे में तैयार करने हेतु एक मशीन का आविष्कार हुआ है। इस विधि द्वारा तैयार नर्सरी को कोरिया निर्मित नया पेडी ट्रांसप्लांटर से रोपाई करते हैं। मशीन में ऊपर 2 टब होता है। एक टब में वर्मी कंपोस्ट तथा दूसरे टब में बीज को भरते हैं। ट्रे में नर्सरी डालने के लिए पहले ये नई मशीन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ट्रे में भरती है। फिर मशीन में लगे हैंडल को धीरे धीरे घुमाते हैं, जिससे पहले बीज समान रूप से गिरते हैं और उसके ऊपर से दोबारा वर्मी कंपोस्ट एक पतली परत बिछती रहती है। बाद में ट्रे को निकालकर पानी का स्प्रे करते हैं और यह स्प्रे 15 दिन में रोपाई योग्य तैयार हो जाता है। इस विधि में 1 एकड़ के रोपाई हेतु 80 ट्रे नर्सरी की जरूरत होती है। इसके लिए प्रति एकड़ 10 से 15 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है और इस तैयार नर्सरी ट्रे को नई पेडी ट्रांसप्लांटर के 8 खानों में रखते हैं, जिससे कि सुगमता पूर्वक मुख्य खेत रोपाई कार्य होता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कपास नकदी फसल के रूप में हरियाणा राज्य में हिसार, जींद आदि जिलों में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। चूंकि इस फसल का बुआई का उचित समय चल रहा है, तो कपास की बुआई करते समय कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाएं जिससे कि अच्छी उपज की प्राप्ति हो, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शेखर सिंह बघेल।
किसान भाइयों, अगर हम जलवायु या भूमि की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है और इसके उत्पादन के लिए हमने देखा है कि आर्द्र या गर्म जलवायु उपयुक्त होती है। इसके लिए जब हम भूमि की बात करें तो जो कन्हार ज़मीन कहलाती है, या कन्हार मतलब जो काली मिट्टी जो होती है, इन मिट्टियों में हमारी कपास की खेती बहुत अच्छी तरीके से होती है। और इन मिट्टियों में खेती करने के लिए एक बार उसे अच्छी तरीके से मोल्ड प्लाऊ से खेत को पहले ग्रीष्मकाल के दौरान उसको अच्छी तरीके से तैयार कर दें और उसको छोड़ दें। उसके बाद हम हैरो से 3 से 4 बार उसको अच्छी तरीके से खेत को कल्टीवेटर के माध्यम से या हैरो के माध्यम से तैयार कर लें और इसके बाद हम उसमें पाटा लगा देवें और पाटा लगाकर उसको समतल कर देवें और इस तरीके से खेत को तैयार करें कि किसी एक साइड में वो ढाल रूप में हो ताकि पानी का खेत से बाहर निकलने की में आसानी हो। खाद एवं उर्वरक की जब हम बात करते हैं तो हमें जब खेत को तैयार कर रहे हैं उसके लगभग 1 माह पहले अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का 20 से 25 या 25 से 30 गाड़ी जो गोबर की खाद है वो अच्छी तरीके से प्रति हेक्टेयर खेत के हिसाब से मिला देवें। उसके बाद हम उर्वरक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन जो है वो लगभग 150 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा और स्फूर जो है वो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं पोटास की जब हम बात करें तो वो 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा देनी चाहिए। बोनी की जो समय होता है उस समय हमें जो नाइट्रोजन की है वो आधी मात्रा और फास्फोरस एवं पोटास जो है उसकी पूरी मात्रा को अच्छी तरीके से आधार खाद के रूप में खेत में मिला देवें और इसके बाद ही बुआई करें। बाकी जो हमारी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा उसको 2 भाग में कर लें और उसका एक तिहाई जो भाग है उसको 3 से 4 सप्ताह बाद जब हम 35 से 40 दिनों में जब हम उसको खरपतवारों का छटाई निदाई गुड़ाई करेंगे उसके बाद में हमको देना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो या इसके बाद जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है वो लगभग 60-70 दिनों के बाद हमें अपनी कपास की फसल में देना चाहिए ताकि फसल की बढ़वार अच्छी हो सके। इसके साथ साथ अगर हम कपास की उन्नत किस्मों की बात करें तो उन्नत किस्मों में विशेष रूप से देखा गया है किस्में हैं जो कि उपयोग की जाती हैं। और अगर हम अन्य किस्मों की बात करें तो कुछ किस्में जो कि आजकल बीटी कपास के रूप में विभिन्न कंपनियों द्वारा भी बाज़ार में आई हैं उनका भी उपयोग हमारे किसान भाई बहुतायत में कर रहे हैं, लेकिन देखना चाहिए कि वो किस्में उचित और सही हों, उनका ही उपयोग हम हमारी कपास की खेती में उन किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। बीज की मात्रा की जब हम बात करते हैं अगर हम संकर किस्मों का उपयोग कर रहे हैं तो लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम मात्रा जो होती है संकर किस्मों की उसकी उपयुक्त होती है। और बीजोपचार करने के लिए हम जो बॉबिस्टिन दवा है उसकी लगभग 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम सीड में मिलाकर अच्छी तरीके से उसको मिलाकर तैयार कर लें। इसके बाद हम बोने के समय की जब हम बात करते हैं तो विशेष रूप से जून का जो माह है, जून के माह के द्वितीय सप्ताह से लगभग जुलाई के द्वितीय सप्ताह के बीच में हमें इस कपास की फसल की बुआई कर देनी चाहिए। अगर हम संकर किस्मों की बात करते हैं तो उसमें बोनी में 120 से 90 या 90 से 60 सेंटीमीटर की दूरी कतार से कतार एवं पौधे से पौधे का अंतर 90 से 60 सेंटीमीटर हमें रखना चाहिए। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें बोनी पूरी कतार में ही करनी है और बुआई के बाद में हमें उसमें हल्का सा पाटा चला देना चाहिए और बीज अच्छी तरीके से ढक जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसान भाइयों, जब हम बुआई कर देते हैं फसल की तो लगभग हम 30 से 35 दिनों के बाद हम कपास के खेत में ये देख लें कि अगर पौधों की संख्या कतारों में बहुतायत में दिख रही तो हम उन कतारों से पौधों की छटाई कर देवें ताकि पौधे बहुत अधिक संख्या में ना हो, नहीं तो बढ़वार भी कम होगी और साथ ही साथ उत्पादन भी कमी देखी जाती है। और एक बात और देखी गई है कि सिंचाई की जब हम कपास में बात करते हैं तो सिंचाई विशेष रूप से कपास में बहुतायत में तो बरसात या हमारी ये इस वर्षा मौसम में नहीं करना पड़ता, लेकिन नवंबर दिसंबर के समय जब हमारी कपास की फसल की बढ़वार बढ़ती रहती है उस समय अगर पानी की कमी हो जाए तो फूल भी कम आते हैं और बॉल बनते हैं वो भी कम बनते हैं। अतः इस बात का ध्यान रखें कि हमें सिंचाई नवंबर दिसंबर के माह में फसल में कमी ना हो और सिंचाई करें। इस प्रकार से हमारे किसान भाई कपास की खेती में विशेष रूप से जो बताई हुई हमारी खेती की बातें हैं इनका अगर ध्यान रखते हैं आप अच्छा उत्पादन लेंगे और कपास का भरपूर फायदा आप प्राप्त कर सकते। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं पर यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।
BBC, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बकरी पालन व्यवसाय को लाभकारी तभी बनाया जा सकता है जब आप इनके खान-पान और रख-रखाव के साथ-साथ इनमें आने वाली समस्याओं के समाधान पर भी ध्यान रखें। और बकरियों में आने वाली समस्याओं में से एक है घींघा की समस्या, जिससे बकरियों का विकास प्रभावित होता है। तो बकरियों में घींघा से बचाव और निदान पर जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर SK शुक्ला। बकरियों में बहुत सारे संक्रामक रोग होते हैं, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, परजीवी रोग या फफूंद से फैलने वाले रोग। लेकिन उनमें से कुछ रोग हैं जो कि खनिज लवण की कमी से भी होते हैं। खनिज लवण से ही की कमी से होने वाला एक घेंघा रोग है। घेंघा रोग या इसको हम ग्वाइटर कहते हैं। ये रोग आयोडीन तत्व की कमी से होता है। इस रोग के होने का मुख्य कारण है रक्त में आयोडीन तत्व की कमी का माना जाना है, जिसके कारण जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी दैहिक क्रिया निष्क्रिय हो जाती है और इससे निकलने वाले हार्मोन रक्त में असंतुलित हो जाते हैं, जिससे बकरियों की चयापचयी क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। इस रोग में बहुत से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। थायराइड ग्रंथ का आकार बढ़ जाता है। ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि है, गले के नीचे पाई जाती है दो, और उसमें सूजन आ जाती है। तो कई बार ये दूर से ही देख करके पता चल जाता है कि इस पशु की या इस बकरी की या इस बकरी मेमने की ग्रंथि बढ़ी हुई है। प्रमुख लक्षण जो है वो बकरियों में या मेमनों में पाए जाते हैं। उसमें वृद्धि ठीक नहीं होती है, उनका वजन ठीक से नहीं बढ़ता है, पशु बहुत कमज़ोर होता है, पशु जो है थकान महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है, नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है, चर्म रोग, इस जो खाल है उसके ऊपर रोग हो जाते हैं, चेहरे पर जो है बालों का गिरना, चेहरे की आभाहीनता या एनीमिया या जैसे रक्त की कमी हो जाती है, तंत्रिका तंत्र में गिरावट, जो तंत्रिकाएं हैं उनमें भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में पशु जो है या बकरियां जो है या मेमने हैं वो लड़खड़ा कर चलते हैं, कपकपी पैदा हो जाती है और बकरियां कई बार गाभिन भी नहीं होती हैं। रोग के निदान के लिए रोग रक्त में T3, T4 और TSH हार्मोन की मात्रा ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमको ब्लड का जो सैंपल है, जो खून का रक्त का नमूना है, वो लेबोरेटरी में भेजना पड़ता है, प्रयोगशाला में भेजना जाता है और वहाँ पे रक्त की जांच होती है और उससे पता चल जाता है कि इस बकरी में या इस पशु में जो है थायराइड रोग है या नहीं है। रोग का उपचार बहुत ही आसान है, रोग की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में आयोडीन की कमी है वहाँ पर पशुओं को नमक में आयोडीन मिला करके देना चाहिए या मिश्रण संतुलित आहार देना चाहिए और उसमें मिनरल मिक्सचर या जो खनिज लवण मिश्रण है उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोलाइडल आयोडीन है वो पानी में घोल करके जो ग्रसित पशु हैं, जो बकरी या मेमने हैं, उनको पिला सकते हैं। लेकिन ये थोड़े दिनों से काम नहीं चलता है, इसमें कम से कम 3 से 4 महीने तक आयोडीन का घोल पिलाना चाहिए। यदि हार्मोन की कमी हो गई है तो उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन आता है, उसकी मात्रा जो है 2.5 से 5 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से रोज खिलाते हैं और कई बार ऐसे पशुओं को ये जीवन पर्यंत खिलाना पड़ता है। खनिज लवण या आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करेंगे, उनके दाने में देंगे, उनके चारे में देंगे, तो उससे बकरियां इस रोग से ग्रसित नहीं होंगी और उनका उत्पादन अच्छा होगा, उनका वजन सही होगा, उनका मांस उत्पादन सही होगा, दुग्ध उत्पादन सही होगा, तथा बच्चे अच्छे पैदा होंगे।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में पहला प्रश्न पूछा है ग्राम पटासनी जिला झज्जर के रणधीर सिंह ने। आप पशु खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियों पर जानकारी चाहते हैं। आज मैं आप सभी भाइयों को जो है गाय या भैंस अगर आप खरीद रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप जो है अच्छी गाय या भैंस खरीद सकें। तो खरीदते समय जो है क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। पहली बात तो यदि आप भैंस खरीदने जा रहे हैं तो आप जो है ध्यान रखें कि भाई जो भैंस है जो अच्छा दूध देने वाली है और भैंस की नस्ल में सबसे अच्छी है वो हमारी मुर्रा भैंस है। तो मुर्रा भैंस जो है आपको खरीदनी चाहिए। इसकी पहचान ये है कि इसके सींग जो हैं वो एकदम सिर में धसे होते हैं गोलाई लेते हुए, और दूसरा इसका जो पीछे का हिस्सा है वो भारी होता आगे के मुकाबले। तो ये नस्ल का आपको जो है ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसमें जो है चाहे हम अगर गाय खरीद रहे हैं तो उसमें भी हमें नस्ल की, और आजकल जो सबसे अच्छी नस्ल है जो सबसे अच्छा दूध देती है वो संकर गाय फ्रीजियन की। इनकी पहचान ये है कि इनके जो है ऊपर की जो है खब नहीं होती और बिल्कुल सपाट रहती हैं, और इनका कलर जो है वो सफ़ेद, उस पे धब्बे या काला, उस पे सफ़ेद धब्बे या लाल, कई कलर में होती हैं, और इनका जो आकार है वो भी काफ़ी बड़ा होता। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप पशु जो है खरीद रहे हैं दुधारू पशु, तो आपको उसके ऐन का ध्यान रखना है कि ऐन जो है वो टाइट हो और जो थनों का आकार है वो बिल्कुल एक सा हो, थन जो है छोटे बड़े ना हो, और उसमें जो दूध की जो लाने वाली नलियां हैं उनके उभार जो हैं वो अच्छी तरह से जो है दिखाई देने वाले हों। तो दोनों चीज़ों में इस बात का ध्यान रखना है आपको, चाहे गाय खरीद रहे हैं और चाहे आप भैंस खरीद रहे हैं। तीसरी बात जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि पशु हमेशा जब हम खरीदने जाते हैं तो वो जो है कम से कम 1-1.5 महीने से दूध देता हुआ हो, और दूसरे या तीसरे ब्यांत का जो है पशु होना चाहिए, और कम से कम 1 महीने उसको जो है बच्चा दिए हुए हो गए हों, बच्चा उसके जो है साथ में होना चाहिए। ये सब चीज़ें देखने के बाद आती है दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा जो है कम से कम 3 टाइम उसका दूध निकाल के आपको देखना है कि भाई इसका एवरेज जो प्रोडक्शन है वो कितना है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप जो है पशु के चयन में जो है ठगी में नहीं जाएंगे और आप जो है अच्छा पशु ले सकेंगे। और इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है ग्राम सुरखपुर जिला धर्मशाला के रविंद्र कुमार ने। आप बटेर पालन पर जानकारी चाहते हैं। बटेर पालन जो है साधारणतः अगर हम पोल्ट्री के विविधीकरण की बात करें तो बटेर पालन उसी का ही एक विविधीकरण का ही एक रूप है। बटेर को साधारणतः जो पाला जाता है वो मांस के लिए भी पाला जाता है और अंडे के लिए भी पाला जाता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बटेर पालन के लिए जो है किसान को कम से कम लागत देके जो है किसान जो है बटेर पालन कर सकते हैं। जैसे आप मुर्गी पालन में जो भी व्यवस्थाएं आप मुर्गियों के लिए सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल उसी तरह बटेर के लिए भी वही व्यवस्थाएं आपको ध्यान में रखना है। जब जापनी बटेर जब आप पालते हो तो जैसे मैंने बताया कि जब आप अंडे के लिए पालते हो तो ये 6 हफ्ता के बाद जो है ये अंडा देना शुरू करती है, और करीब 7वें 8वें हफ्ता से एकदम अंडे के पीक प्रोडक्शन में ये चली जाती है, और करीब अगले 20 22 25 हफ्ता तक जो है ये बहुत अच्छी तरह अंडा देती है।
तो एक साल में करीब ये 300 अंडे के आसपास ये देती है। जहाँ तक मांस का सवाल है तो जापानी बटेर जो है ब्रॉयलर की तरह भी पाला जा सकता है। ये 6 हफ्ता में जो है ये मार्केट में आने लायक हो जाता है और इसको बेचा जा सकता है। जापानी बटेर का एक खास बात ये है कि ये तुरंत बीमार नहीं पड़ते। और इसका एक और उल्लेखनीय बात इसमें मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जापानी बटेर के लिए जो है टीकाकरण कभी नहीं किया जाता है। वर्तमान में बटेर पालन अत्यधिक लाभकारी एवं लोकप्रिय व्यवसाय बन चुका है। प्रमुख जातियां जापानी बटेर की प्रमुख किस्में फराओ, इंग्लिश सफेद, ब्रिटिश रेंज आदि हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली द्वारा प्रजातियों के संकरण द्वारा कुछ नई स्ट्रेन जैसे कैरी श्वेता, कैरी उज्जवल, कैरी पर्ल भी विकसित की जा चुकी है, जो कि उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी पाई गई है। चूजों की ब्रूडिंग हेतु बटेर पालकों को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चूजों को ब्रूडरगिरी में आने से 8-10 दिन पूर्व ब्रूडरगिरी, बैटरी ब्रूडर, दाने पानी के बर्तन आदि की उचित सफाई कर जीवाणु रहित कर लेना चाहिए। ब्रूडर में उपयोग किए जाने वाला बिछावन हमेशा सस्ता, स्थानीय उपलब्ध एवं फफूंदी, विष, धूल रहित होना चाहिए। ब्रूडरगिरी में बिछावन को 6 से 8 सेंटीमीटर मोटी परत के रूप में बिछाना चाहिए। ब्रूडर के अंदर कैरोगेटेड पेपर बिछाना चाहिए, इससे चूजों के पैर नहीं फैलते हैं। ब्रूडर में चिकगार्ड हावर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाने चाहिए तथा 6-7 दिन बाद चिकगार्ड को हटा देना चाहिए। हैचरी मशीन से चूजों को ब्रूडरगिरी में लाने के तुरंत बाद गुड़, ग्लूकोज आदि का पानी मौसम के अनुसार देना चाहिए। प्रारंभ के 4-5 दिनों तक बारीक स्टार्टर फीड बिछावन पेपर पर ही बिखेर कर देना चाहिए। ब्रूडिंग के दौरान उचित तापक्रम होना अति आवश्यक है। ब्रूडिंग के दौरान 1 से 3 दिन, 4-5 दिन, 6-7 दिन, 8 से 14 दिन, 15 से 21 तथा 22 से 28 दिन क्रमशः 35, 34, 33, 29, 24 तथा 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखना चाहिए। चूजों को शुरू में प्रथम 2 सप्ताह 24 घंटे प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। यदि चूजों की अच्छी बढ़वार लेनी हो तो 24 घंटे प्रकाश की व्यवस्था 5 सप्ताह तक करनी चाहिए। वयस्क बटेरों को भी चूजों की तरह दोनों ही पद्धति बिछाली एवं पिजड़ा पद्धति में पाला जा सकता है। बिछाली पद्धति में 1.5 सेंटीमीटर लीनियर पानी पीने के स्थान, 2.5 सेंटीमीटर लीनियर खाने का स्थान एवं 150 से 200 वर्ग सेंटीमीटर फर्शी स्थान प्रति चूसा होना चाहिए। इस पद्धति में बिछावन 8 से 10 सेंटीमीटर की मोटाई तक बिछाना चाहिए। पिजड़ा पद्धति के अंतर्गत वयस्क बटेरों को बैटरी केजियों में पाला जाता है, लेकिन यह पद्धति घनी बिछाली पद्धति की तुलना में महंगी है। सामान्यतः इस पद्धति में सामूहिक पिजड़े उपयोग में लाए जाते हैं। एक सामूहिक पिजड़े में औसतन माप 120 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई में 30 से 40 बटेर पाली जा सकती है। टीकाकरण बटेरों में सामान्यतः किसी भी रोग के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ हद तक एंटीबायोटिक्स तथा एंटी स्ट्रेस घोल पानी के साथ आवश्यकता अनुसार देने चाहिए। बटेर पालन में अच्छी उर्वरक क्षमता लेने के लिए नर तथा मादा के संगम का अनुपात 1:3 होना चाहिए। हैचिंग हेतु अंडा लेने के लिए नर तथा मादा 10 से 12 सप्ताह की आयु के बीच होने चाहिए। अंडे नर एवं मादा के संगम के कम से कम 4-5 दिन पश्चात एकत्रित करने चाहिए। उपरोक्त अवधि में ब्रीडर बटेरों को पूर्णतया संतुलित आहार देना चाहिए। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जीर्णोद्धार के बाद आम के बागों में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें खेतीबाड़ी संबंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004254-085 पर शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।